नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज टाइकून्स ऑफ इंडिया का 25वां एपिसोड है, यानी कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। आज मैं जिस पे वीडियो बना रहा हूँ, जिस टाइकून पे वीडियो बनाया है, आप हो सकता है उसी का स्नैक्स खाते हुए वीडियो देख रहे हो। रेस्टोरेंट बिजनेस में कम रेवेन्यू के कारण जहां कोई राम राम कहकर निकल जाता है, वहां कोई हल्दी राम बन जाता है। ऐसा फैमिली वाइब देते हैं, बड़ा अफोर्डेबल, ट्रेडिशनल, प्योर वेजिटेरियन, वाइड रेंज, और इतना अफोर्डेबल कि 4 लोग जाएं, 4 डिशेस भी ऑर्डर कर दें और 1000 रुपए के अंदर ना पेट खाली ना जेब खाली। ये हल्दीराम है। मैं हल्दीराम की कहानी बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। आज वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप फ्रोजन फूड समझेंगे, जिससे आप एक्सपोर्ट समझेंगे, जिससे आप पैकेज स्नैक्स समझेंगे, जिससे आप QSR समझेंगे। डीप रेलेवेंट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे एक हलवाई ने 90,000 करोड़ का बिजनेस बनाया। 90,000 करोड़, ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई हलवाई 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का बन जाए। टाइकून्स ऑफ इंडिया में धंधे में धन कमाने की स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी जो ना तो किसी किताब में मिलेगी, और कसम खा के कह रहा हूं, और आप भी कहेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ये देश में, दुनिया में किसी वीडियो के अंदर ऐसी डेप्थ जो स्ट्रैटेजी ला देने वाला हूं, कहीं नहीं मिलने वाली। ये केवल हल्दीराम के साम्राज्य की कहानी नहीं बता रहा हूं, ये साम्राज्य बना कैसे, ये 90,000 करोड़ आए कैसे, ये कौन सी रणनीति लगाई, ये जुगाड़ कौन सा था, ये शहर से राज्य कैसे पहुंचे, राज्य से देश कैसे पहुंचे, देश से विदेश कैसे पहुंचे। लगभग 80 से 100 देशों में इनका माल बिक रहा है आज। बिजनेस को स्टार्ट, ग्रो और स्केल करके पूरी दुनिया तक पहुंचाने की रियल स्ट्रैटेजी एक बिजनेसमैन के लिए। आज का एपिसोड एलिमेंट्री नहीं, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। वो ऐसी चीट शीट है कि ऐसा फर्रा देने वाला हूं मैं आपको। शुरू करते हैं हलवाई की दुकान से हल्दीराम बनने की बिजनेस जर्नी। उनकी जिंदगी की जर्नी नहीं, बिजनेस जर्नी। स्टार्टेड एज अ स्मॉल स्नैक, छोटी सी स्नैक की दुकान, छोटी सी दुकान हलवाई की बीकानेर में 1937 में। आज 90,000 करोड़। देसी छोले भटूरे और पाव भाजी ने पिज्जा बर्गर का तेल निकाल रखा है देश में। आज तीसरी जनरेशन इनकी अग्रवाल ब्रदर्स चला रही है, शिव कृष्ण अग्रवाल, मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल। पहला QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इन्होंने दिल्ली में 1983 में खोला था। आज दिल्ली NCR में 125 आउटलेट क्यों खोले हैं? नागपुर के अंदर ही 40 आउटलेट क्यों खोले हैं? देश में 250 आउटलेट कैसे बनाए? 85% इनका रेवेन्यू रेस्टोरेंट से नहीं आता है, पैकेज्ड स्नैक से आता है, जो इनका पैकेज्ड फूड है। 15% रेस्टोरेंट से आता है। रेस्टोरेंट इनके लिए ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी बनाए। हल्दीराम की मैं कुछ फैक्ट अचीवमेंट बता देता हूं। आज हल्दीराम कितना बड़ा है, पहले ये समझ लें बड़ा कितना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा 90,000 करोड़ कितना होता है। ये समझने के लिए पहले समझ लेते हैं। डोमिनोज है 45,000 करोड़ का, बर्गर किंग है 5,000 करोड़ का, पिज्जा हट, KFC, यम मिला करके 21,000 करोड़ का, मैकडॉनल्ड्स है 13,000 करोड़ का। ये सारे टोटल कर दो होगा 84,000 करोड़। अकेला हल्दीराम 90,000 करोड़ का है। पिछले साल जो अभी बीता है 24 में, 23-24 के अंदर इनका रेवेन्यू डोमिनोज ने 4400 करोड़ किया, मैकडॉनल्ड्स ने 1600 करोड़ किया, दोनों का मिलाकर 6,000 करोड़। हल्दीराम का केवल रेवेन्यू 12,800 करोड़, इनके डबल से भी ज्यादा। 87% अर्बन इंडियन हाउस होल्ड, जो शहरों के लोग हैं, कम से कम एक बार तो हल्दीराम का कोई ना कोई नमकीन खा चुके हैं, नमकीन भजिया कुछ खा चुके हैं। मुकेश अंबानी के घर में भी जब शादी हुई ना, अनंत की जब शादी हुई, तो सारे के सारे गेस्ट लोगों को हल्दीराम की मिठाई, आम से लेके अंबानी तक सबकी पसंद हल्दीराम है। मार्केट शेयर लगभग 40% है इंडियन एथनिक स्नैक्स में। इसमें विदेशी स्नैक्स हटा रहा हूं। अगर इंडियन एथनिक स्नैक्स देखोगे, 40% अकेला हल्दीराम है। बालाजी और बीकाजी दोनों 9% पे हैं। ये सेकंड हाईएस्ट है, ये बहुत पीछे है उनसे। हल्दीराम का वीडियो, ये ड्यूरेशन तो बड़ी होनी थी, क्योंकि जल्दी राम होता तो मैं भी जल्दी निपटा के राम राम कह देता। लेकिन इनके स्नैक्स का स्वाद एंजॉय करते आए, आज इनकी स्ट्रैटेजी का स्वाद एंजॉय करोगे। कैसे ये 1 लाख करोड़, 80,000, 90,000 करोड़ के बने। क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का है और आराम का काम ज्ञान का है। आज समझते हैं बर्थ ऑफ बैरन्स। ये भुजिया बैरन की कहानी है। पहले इनकी मैं शुरुआत कैसे हुई बहुत जल्दी से समझा देता हूं। हल्दीराम, जो गंगा बिशन अग्रवाल हुआ करते थे, उनका चेहरा इतना कश्मीरी जैसा गोरा, लाल, एकदम पीला, इतना सुंदर होता था, जैसे मुंह पे हल्दी लगाते हैं ना लोग, हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगा के गोरे हो जाते हैं। तो ऐसे ही इनको, अंग्रेजों से भी ज्यादा गोरे थे अंग्रेजों के समय में ये। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? गंगा बिशन अग्रवाल की। तो लोगों ने इनको हल्दी हल्दी बोलना शुरू कर दिया था। हाँ, वहां से हल्दीराम आगे चल के पड़ा था। और गंगा जो है ना, वहां भजिया बाजार होता था इनके शहर में, वहां भजिया बेचने का काम किया करते थे। गंगा चाहते थे कि मैं कंपटीशन से अलग हो जाऊं, कंपटीशन से आगे निकल जाऊं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। गंगा समझ गए थे सबकी भुजिया सेम हुआ तो बिजनेस का भजिया बन जाएगा। क्राउड में अगर स्टैंड आउट करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और हमेशा अलग करना पड़ता है। उन्होंने मटीरियल बदल के पूरा मैटर बदल दिया। 90,000 करोड़ की बिजनेस की शुरुआत हो चुकी थी। 2 प्रकार की भुजिया समझ लो, एक जो भुजिया सारी बेच रहे थे ट्रेडिशनल भुजिया, और एक गंगा की भुजिया थी, गंगा अग्रवाल की भुजिया थी। बाकी सब जो क्या करते थे, जो पेस्ट होता है ना, वो बेसन और चने की दाल का बनाते थे। ये मोठ दाल का पेस्ट बनाते थे। क्यों? क्योंकि जो बेसन और चने की दाल का पेस्ट था ना, वो मोटी जाली से निकलने के बाद जब निकालते थे तो वो मोटा मोटा टेस्ट अच्छा नहीं आता था, बढ़िया नहीं लगती थी वो भुजिया। लेकिन ये क्या करते, लोहार से पतली जाली बारीक बनवा दी, उससे पेस्ट निकाला।
अब मोटी जो थी वो सिली हुई नरम होती थी, ये पतली और एकदम करारी करारी भुजिया होती थी। लोग दूर दूर से इनकी भुजिया खाने आते थे। जितने अमीर लोग होते थे वो कहते थे ये फीका और सादा बिना मसाले की ट्रेडिशनल भुजिया नहीं चाहिए, मुझे इसका तीखा खट्टा चटपटा भुजिया चाहिए इसकी। इससे क्या हुआ, गंगा जो है ना 250% ज्यादा प्राइस पे बेचने लग गए। 250% ज्यादा मतलब बाकी लोग 2 पैसे पर किलो बेचते थे, ये 5 पैसे पर किलो, 250% हो गया। 250 गुना नहीं बोल रहा हूं, 250%, 2 पैसा पर किलो, 5 पैसा पर किलो। आइडिया में दम लगा करके आइटम को दमदार बनाया। ये जो आइटम दमदार बनाने की सोच थी, ये ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस है, टाइकून्स ऑफ इंडिया जाने मन। अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखो उन्होंने कैसे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन से अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड किया। बस एक रिक्वेस्ट है, हल्दीराम का बिजनेस समझने के लिए जल्दी राम मत बन जाना, थोड़ा पेशेंस दिखाना। दावा करता हूं पूरा बिजनेस सीख जाओगे, इतना कुछ सीख जाओगे। शुरुआती सक्सेस इनको मिली, गंगा ने डिसाइड किया कि मैं हल्दीराम नाम रखता हूं। 1937 में हल्दीराम नाम रखा और वहां से निकल के बीकानेर से ये कोलकाता पहुंच गए। और कोलकाता से पहले ये 200 किलो भुजिया जो हर हफ्ते बेचा करते थे, बाद में ये 1400 किलो भुजिया, यानी कि 7 गुना ज्यादा भुजिया हर हफ्ते बेचने लगे कोलकाता जाने के बाद। कोलकाता की सफलता के बाद ये फिर नागपुर उन्होंने अपने एक बेटे को शिवकृष्ण अग्रवाल को भेजा, जो उनका पोता था गंगा बिशन अग्रवाल का। वो नागपुर का बिजनेस उन्होंने बाद में लीड किया। नागपुर जो है ना, नमकीन के अलावा उन्होंने मिठाइयों में जाना चाहते थे। मिठाई कोई खाता नहीं था, तो शुरू में काजू कतली बर्फी पहली बार देश के अंदर यही लेकर के आए। लोगों को फ्री में टेस्ट कराया करते थे, फ्री का टेस्ट लगाया, लोग उसी बहाने आते थे। और बाद में काजू कतली ज़्यादा बड़ी हो गई तो उनकी मिठाई लोगों ने पसंद करनी शुरू कर दी। 1968 के बाद में ऐसा होता था कि पहले के समय में, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, उस समय में लोग कपड़े से ढक के मिठाई रखते थे कि मक्खी आकर के ना बैठे उस पर। अब कपड़े से ढक के मिठाई रखोगे तो जब मिठाई दिखाई नहीं देगी और जो चीज़ दिखती नहीं है वो चीज़ बिकती नहीं है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, हल्दीराम ने डिकोड कर लिया, करोड़ों का बिजनेस कपड़ा ढकने से नहीं होगा बल्कि दिमाग का ढक्कन खोलने से होगा। पर्दे में रहा और कपड़े में रहा तो पॉइंट ऑफ परचेज तक कैसे पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। इन्होंने क्या किया, खड़ा काउंटर। खड़ा काउंटर पहली बार बनाया कि सारे स्वीट, सारे स्नैक्स, सारे नमकीन लोगों को दिखें, शीशे के पार में दिखें, उसमें रेट दिखे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। पहले कपड़े में ढका रहता था। और खड़ा काउंटर का फायदा क्या हुआ, इनकी सेल्स 5 गुना बढ़ गई। खड़ा काउंटर ने सबकी खटिया खड़ी कर दी वहां पे। 1968 में जो शुरू किया इन्होंने, आज तो सब लोग खड़ा काउंटर के अंदर दिखाते हैं, तो आज आपको बड़ी बात नहीं लगेगी। मैं 1968 की बात कर रहा हूं, तब ये बड़ी बात थी। टाइमिंग इज द स्ट्रैटेजी एंड टाइमिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी इज द रियल स्ट्रैटेजी। किस टाइम पे आप शुरू करते हो। आज आप खड़ा काउंटर खड़ा कर दो, 5 गुना सेल्स ग्रो नहीं करेगी। टाइमिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी इज द रियल स्ट्रैटेजी। किस टाइम पे आपने स्ट्रैटेजी को अप्लाई करी, इसकी परिवार समझ लेते। गंगा बिशन अग्रवाल का बेटा मूलचंद अग्रवाल, ये ज्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन इनके 3 बेटे, शिवकृष्ण अग्रवाल, मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल। मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल ने मिलकर दिल्ली का बिजनेस संभाला और शिव कृष्ण अग्रवाल ने संभाला नागपुर का बिजनेस। नागपुर के बिजनेस में इनकी हिस्सेदारी 44% है और मनोहर जो अग्रवाल है वो उनकी 56% है, जो दिल्ली में संभाल रहे हैं मधुसूदन अग्रवाल के साथ में मिलकर के। ये हल्दीराम स्नैक्स एंड फूड के, मैंने आपको फैमिली समझाई है। रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड हो या शॉपिंग कार्ट हो, रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ट हो या शॉपिंग कार्ट हो, हम सब एक ही बात देखते हैं कि भाई और दिखाओ मुझे मेन्यू कार्ड में, और दिखाओ मुझे शॉपिंग कार्ट में, और दिखाओ। इसलिए मैंने आपके लिए एक नॉलेज बैंक तैयार किया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। ये केवल हल्दीराम नहीं है, हर क्लिक में सीख है। टाइकून्स ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट होती है एक, यूट्यूब पे जाओ, आराम से जाकर ढूंढो प्लेलिस्ट, विवेक बिंद्रा टाइकून्स ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। बिरला दिखाओ, अंबानी दिखाओ, अडानी, लोहो, जोमेटो, जिरोधा, उदय कोटक, सुनील भारती मित्तल, जेआरडी टाटा, सबकी डीप स्ट्रैटेजी दी है। अजीम प्रेम जी भी दिया, मुकेश अंबानी भी दिया, आपको राकेश झुंझुनवाला भी दिया है। आगे चलते हैं, इनकी शुरुआत के बाद अब स्ट्रैटेजी को पकड़ते हैं। चैप्टर नंबर 2, एक्सपैंडिंग थ्रू पैकेजिंग। पैकेजिंग के धंधे में इन्होंने कमाल किया है। आदमी भले ही 2 दिन से ना नहाया हो, लेकिन अगर सुंदर ब्रांडेड कपड़े पहने टिप टॉप लगता है। तो इन्होंने कहा कि भाई पैकेजिंग अगर कर दूं टिप टॉप लगेगा। वैसे अगर प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी हो तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि लुक्स मैटर करती हैं। आदमी पहले आंख से खाता है, बाद में जबान से खाता है। पहले आंख से देखेगा, फिर उसके बाद मुंह में खाएगा। 2 तरह से खाता है। हल्दीराम समझ गए थे कि लुक होगा तभी कस्टमर का हुक होगा। तो ये शुरू में जो पैकिंग जो स्वीट की और स्नैक्स की होती थी, वो जो है ना, वो सेलोफेन रैपर नहीं होते हैं, वो पन्नी के रैपर होते हैं, ब्लैंड से, बिल्कुल फीके से। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद पेप्सिको और नेस्ले जब इंडिया में आया तो उन्होंने आकर के अपने चिप्स पैकेट में डाले। लोगों को लगा यार ये ज़्यादा हाइजीनिक है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये चिप्स जो है पैकेट के अंदर मिल रहे हैं, हवा से भरा हुआ पैकेट। हल्दीराम की सेल्स घटने लगी, पेप्सिको और उसके साथ साथ नेस्ले वगैरह की सेल्स बढ़ने लगी। हल्दीराम को समझ में आ गया कि भाई पैकेज फूड फॉरेन ब्रांड ने जो किया, ये परसेप्शन का गेम है, हायर हाइजीन, ये सफाई का गेम है। तो जो फॉरेन ब्रांड आकर के, वेस्टर्न ब्रांड आकर कर रहे थे, तो कंज्यूमर इंडियन टेस्ट अभी मिस कर रहे थे, इन्होंने वही चीज इंडियन टेस्ट में कर दी। अग्रवाल ब्रदर्स समझ गया कि अगर मैं अपग्रेड कर दूं अपनी पैकेजिंग को तो मैं ये वापस सारे के सारे कस्टमर लेके आ सकता हूं। उन्होंने क्या किया, पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी, लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग और टाइप ऑफ पैकेजिंग, इन तीनों पर काम किया। समझा लेता हूं पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी में क्या किया। 4 लेयर की एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, या सीखने को मिलेगा पैकेजिंग कैसे करते हैं। उस समय की बात करो, 90s में उन्होंने कर लिया। नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन फिल्ड होता है, वो जो हवा भरी होती है ना अंदर, वो नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन से क्या होता है, अगर नाइट्रोजन अंदर भरा हो चिप्स के या नमकीन के या भुजिया के, उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है ना। जो पैकेट स्नैक्स है उसकी शेल्फ लाइफ 8 से 10 महीने हो जाएगी।
और उससे क्या होगा, अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, अंदर रोशनी नहीं जाएगी, लाइट नहीं जाएगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में जा सके। और शेल्फ लाइफ जो रेडी टू ईट फूड है उसकी 18 महीने तक पहुंच जाती है बिना रेफ्रिजरेशन के, अगर पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी ठीक हो। दूसरी चीज, इन्होंने रीसीलेबल जिप पाउचेस लेकर के आए कि भाई मैं बड़ा पैकेट बेचूंगा 2 किलो वाला, उसको रीसील कर दो, पहले निकालो, भजिया खाओ आराम से, बढ़िया से पूरे मजे से खाओ, है जी, रात को अपना खाते पीते पार्टी करते, भजिया खा रहा, मजा आ रहा है, उसके बाद वापस पाउच को सील कर दो। अब क्या होगा, उससे नमकीन फ्रेश रहेगी, खोलने के बाद ही फ्रेश रहेगी। और माइक्रोवेव हीटिंग कंपैटिबल पैकेजिंग भी लेके आए। जो फ्रोजन फूड उन्होंने बनाया उसको माइक्रोवेव में डालो, फ्रोजन फूड को रेडी टू ईट फूड भी लेकर के आए। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पे, इन्होंने क्या किया, डिजाइन, ब्रांडिंग, मैसेजिंग, पोजिशनिंग, इस पे बड़ा काम किया, लोगो पे काम किया, विजुअल अपील लेकर के आए। जो नमकीन का पैकेट है इसका 2/3 यानी कि 66% हिस्सा जो है वो अंदर जो नमकीन है उसकी सुंदर सी तस्वीर दिखाएंगे, एकदम मुंह में पानी आ जाए, ऐसा लार टपका दे आदमी। और बाकी जो 1/3 जगह बची है उसमें ब्रांड का लोगो डाल दो, प्रोडक्ट का नाम डाल दो, ताकि लोगों को रिकॉल बना रहे। लेकिन जो लार टपकाने वाला है उसको इमेज डाल देगा ऐसे कि भुजिया के अंदर हो चाहे पंजाबी तड़का हो, उसके अंदर ऐसा बढ़िया सा फोटो डाल देगा, आदमी का यही खाना मुझे। और कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। कलर साइकोलॉजी क्या होती है, एक आई कैची कलर साइकोलॉजी क्या होती है, अगर लाल रंग का पैकेट बनाएगा मतलब क्या, स्पाइसी है, ओए होए होए होए, तड़का तड़का, ओए होए, बोल्ड फ्लेवर है। ग्रीन कलर है तो मतलब नेचुरल हेल्दियर इंग्रेडिएंट है। इन शॉर्ट पैकेजिंग इन्होंने बिल्कुल आंखों को पकड़ने के लिए, आई लेवल लाने के लिए, इंपल्स परचेज को बढ़ाने के लिए अब क्या किया, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग पे काम किया। एक पाउच और पैकेट लेकर के आए, वो स्नैक्स और नमकीन में काम करता है। टिन और बॉक्सेस लेकर के आए, वो स्वीट्स में काम करता है, गिफ्टिंग पर्पस के लिए काम करता है। और कैन और जार लेकर के आए, उसमें लिक्विड प्रोडक्ट हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, वो तो इन्होंने क्या किया, पैकेजिंग के द्वारा इंटरनेशनल ब्रांड्स के अगेंस्ट एक एथनिक जो अपना ब्रांड है, जो देसी स्वदेशी ब्रांड है, उसको फिर क्या किया, पैकेजिंग का टेस्ट भी अच्छा करते हैं भैया, ऐसा करते हैं कि पैकेजिंग फेल ना हो जाए। उसके लिए भी इन्होंने 3 टेस्ट रखे। एक स्ट्रेंथ टेस्ट रखा कि भाई दबा दो पैकेट को तो भी बर्स्ट ना करे, हाई सील हो उसकी, हाई बर्स्ट स्ट्रेंथ हो उसकी। दूसरा ट्रांसमिशन टेस्ट कि भाई ट्रैवल कराओगे तो उसके अंदर क्या करोगे, ऑक्सीजन तो नहीं जा रही है, मॉइस्चर तो नहीं जा रहा है, लाइट तो नहीं जा रही है। और तीसरी चीज फंक्शनैलिटी, खुलने में आसान होना चाहिए। ये नहीं कि इतना टाइट कर दिया, इतना कर दिया, मैं खुलने में आसान ना हो, रीसील करने में आसान हो। और अगर ट्रैवल करा रहे हो तो पोर्टेबिलिटी के अंदर ट्रैवल कराने में वो फट ना जाए, खराब ना हो जाए। ये तीनों टेस्ट करने के बाद बीकानेरी भुजिया, आलू भुजिया, रसगुल्ला, सोन पापड़ी, पिक्कल, इनके अचार जो है, कचौड़ी है, भेलपूड़ी है, 450 से ज़्यादा पैकेज फूड आइटम, 85% रेवेन्यू हल्दीराम का उसके अंदर इनका पैकेज फूड का मेन काम है। इससे क्या है, इनको आउटलेट ज़्यादा नहीं खोलने पड़े, सारी दुकानों में, सारे मॉल्स में, सब जगह पे, सारे राशन की दुकानों में हल्दीराम के चिप्स पहुंच गए, हल्दीराम की नमकीन पहुंच गई, हल्दीराम की भुजिया पहुंच गई। क्यों, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, पैकेजिंग अच्छी है। हल्दीराम अब कंपीट कर पा रहा है फॉरेन ब्रांड से, पैकेजिंग अच्छी है। और इतना ही काफी नहीं था, अब मार्केट लीडर बनने के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना था, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज हल्दीराम का नाम तो सबको पता है, लेकिन इनके नाम के पीछे का काम नहीं पता होगा। हल्दीराम कैसे बना, लोकल से इंटरनेशनल कैसे बना, मार्केट लीडर से मार्केट लीडर कैसे बना, मार्केट रीडर से मार्केट को पढ़ते थे, मार्केट लीडर यार मार्केट को लीड कैसे किया। मार्केट को डिक्टेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट दमदार होना चाहिए। हल्दीराम ने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अपनाई। क्या किया, प्रोडक्ट प्लेसमेंट में कैसे करूंगा, अलग अलग आउटलेट के हिसाब से करूंगा। पान शॉप पे अलग प्रकार का, किराना स्टोर पे अलग प्रकार का, मार्ट और मॉल्स में अलग प्रकार का। जो 10 ग्राम का छोटा 5 रुपए का पैकेट है उसको कहां रखा, वो लो इनकम ग्रुप के लिए पान की दुकान पे, चाय की टपरी पे, ढाबे पे रखना शुरू कर दिया। अब लो इनकम ग्रुप 5 रुपए का वहां से खा ले। मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए किराना स्टोर पे रखना शुरू किया। वहां पे क्या किया, वहां छोटा नहीं रखा, 10 ग्राम का नहीं रखा, वहां 200 ग्राम का, 400 ग्राम का पैक रखा। वहां पे जाकर के हाउसवाइफ जाके घर की गृहणियां खरीद लेती थी। लेकिन जैसे ही स्पेंसर्स में जाओ, विशाल मेगा मार्ट में जाओ, डी मार्ट में जाओ, रिलायंस में जाओ, रिलायंस फ्रेश में जाओ, तो वहां पे 1 किलो 1.5 किलो का पैकेट रखेंगे। क्योंकि यहां पे लोग महीने की शॉपिंग करने आते हैं, लंबा शॉपिंग करने आते हैं, 15 दिन की शॉपिंग करने आते हैं। 1 किलो 1.5 किलो, यहाँ कोई 200 ग्राम का पैकेट, 400 ग्राम का पैकेट नहीं रखा। अपर इनकम ग्रुप के लोग आते हैं यहाँ पे और आकर के नौकरी पेशा लोग आकर के बड़ा पैकेट रीसेलेबल लेके जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने सीएनएफ और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को लगाया और उससे पूरे देश के अंदर अपना माल पहुंचाया। मिठाई पूरे देश में नहीं पहुंचा सकते, मिठाई अपने जो इनके आउटलेट है वहां रखेंगे, लेकिन पैकेज्ड फूड है वो इनकी असली कमाई। आप जाते हो हल्दीराम के आउटलेट पे और वहां जाके खाना खाते हो, लच्छा पराठा, दाल मखनी, शाही पनीर, गुलाब जामुन, मजा। असली वो धंधा नहीं है, वो 15% धंधा है, 15% से भी कम है। असली धंधा इनका पैकेज फूड। और पैकेज फूड में उन्होंने क्या किया, 100 से ज्यादा सीएनएफ एजेंट रखे और 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रखे ताकि हर रिटेल आउटलेट पहुंच जाए। सीएनएफ एजेंट होता है कैरी एंड फॉरवर्ड। उसका काम क्या है, उसका काम है भाई इनके यहां से माल लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना, अपने वेयर हाउस में रखना, उसको 5% कमीशन मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेलर तक माल पहुंचाएगा उसको 8 से 10% कमीशन मिलती है। और रिटेलर जो एक्चुअली माल बेच रहा है, जिसकी शेल्फ पे माल बिक रहा है, जहां गृहिणी आप आकर के खरीदते हैं, उसको 14 से 30% मार्जिन मिलता है, डिपेंडिंग ऑन पैक साइज, छोटा है कि बड़ा है, 15 से 30% मार्जिन मिल जाता है। अच्छा
अच्छा मार्जिन सबको दिया, लोगों ने हल्दीराम 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 बेचना शुरू किया, लोगों को स्वाद चढ़ गया, उन्होंने हल्दीराम 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 मांगना शुरू कर दिया। इंपैक्ट ये हो गया कि आज 7 मिलियन यानी कि 70 लाख आउटलेट्स पे इनका माल बिक रहा है। इस पेप्सिको इससे पीछे है, वो 35 लाख आउटलेट पे है। पेप्सिको के जो चिप्स आते हैं ना, ले आते हैं, बाकी चिप्स आते हैं, उनकी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, वो 35 लाख दुकानों पे, ये 70 लाख दुकानों में पहुंच गए। हल्दीराम ने बोला भैया अगर मेरे को जल्दी राम नहीं बनना, मेरे को बहुत स्ट्रांग ऐसा बलराम बनना जिसके पास इतना बल हो कि मेरे को पूरा भारत के अंदर हर जगह पे मेरा माल जरूर बिकना चाहिए, मेरे चिप्स, मेरे नमकीन, मेरे भजिया, मेरे पंजाबी तड़का, सब अब ऐसा रोबस्ट पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 85% बिजनेस बढ़ गया। आज जो हल्दीराम एथनिक स्वीट जो है, एथनिक स्नैक्स जो है, जो भारतीय स्नैक्स है, उसमें लगभग 40% के आसपास यानी कि हाईएस्ट मार्केट शेयर लेकर के बैठा है। जो विदेशी स्नैक्स होते हैं, जो वेस्टर्न स्नैक्स है, जैसे नाचोस है, वेफर्स है, उनमें पेप्सी आगे हो सकता है, उनमें हल्दीराम नंबर 2 पे, लेकिन इंडियन स्नैक मार्केट में जो एथनिक हमारे देसी हैं, उसके अंदर हल्दीराम इतना आ गया कि पेप्सी को भी इनको टच नहीं कर पा रहा है। शेल्फ लाइफ बढ़िया कर ली पैकेजिंग से, लंबे समय तक बिकेगा, लंबे समय तक शेल्फ पे पड़ा रहे तो रिटेलर को भी टेंशन नहीं होती है, अरे रख दो भैया माल, कई महीनों तक भी ना बिके तो भी कभी ना कभी तो बिक ही जाएगा, एक्सपायर तो हो नहीं रहा है। अब इन्होंने कहा कि भैया अगर हमारा शेल्फ लाइफ इतना बढ़ गया है तो क्यों नहीं विदेश में पहुंचा है। 93 में इन्होंने यूएस में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद यूके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड। ये देखते थे इंडियन कहाँ पे है, इंडियन कहाँ पे थे। एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए इनकी कुछ स्ट्रैटेजी थी। पहली चीज देखते थे कि एनआरआई कहाँ पे, इंडियन नॉन जो है ना रेजिडेंशियल इंडियन, नॉन रिलायबल इंडियन नहीं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, ये कहाँ है, गुजराती पॉपुलेशन कहाँ है। न्यू जर्सी में गुजराती बड़े गुज्जू भाई जीवन में कहीं मोटू करबूज है, उनको गठिया खाना है, पापड़ी खाना है, कचौड़ी खाना है, वहाँ गुजराती माल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जो पंजाबी हैं, ओए कनेडा, ओए इट्स नॉट कैनेडा इन पंजाब, इट्स कनाडा, इट्स नॉट कैनेडा। जहाँ जो कनाडा में लोग बैठे हैं, बर्मिंघम में लोग बैठे हैं, वहाँ पे क्या पंजाबी तड़का भेजो, पंजाबी पकौड़ा भेजो, पंजाबी पापड़ भेजो, पंजाबी मिक्सचर भेजो। तो इन्होंने रीजन के हिसाब से माल बेचा। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट समझा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखोगे आप हल्दीराम से। इन्होंने लार्ज रिटेल चेन्स के साथ कोलैबोरेट किया, अपना आउटलेट खोलना ही नहीं है, एसेट लाइट चलना है। हाँ, द लाइट काइट विल फ्लाई हाई, कम ऑन, क्या द लाइट काइट विल फ्लाई हाई, तो उसी लिए एसेट लाइट चले। क्या किया, लार्ज रिटेल चेन में वॉलमार्ट के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, पूरे वॉलमार्ट पे हल्दीराम का माल बिक रहा है। टेस्को के साथ कर ली, टेस्को बहुत बड़ी चेन है, वहाँ हल्दीराम का माल बिक रहा है। स्पिनीज बहुत बड़ी चेन है, ये कैसे है, जैसे डी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, वी मार्ट है, V2 रिटेल है इंडिया के अंदर, रिलायंस फ्रेश है, ऐसे ही बात कर रहा हूँ वॉलमार्ट, टेस्को, स्पिनी की। वहाँ पे इन्होंने अपने आउटलेट क्यों खोले, हाँ, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वहाँ अपना माल डाल दो, लोग अपने आएंगे, इंडियन खरीद जाएंगे। तीसरी चीज इन्होंने क्या किया, लोकल प्रेफरेंस के हिसाब से, जिन वेस्टर्न कंट्री में वीगन है तो वहां वीगन के ठप्पे लगाने शुरू कर दिए। लोग कह रहे हैं वीगन चिप्स है भैया, ये लेंगे हम, है जी, इसमें बीफ नहीं है, इसमें हैम नहीं है, इसमें फिश ऑयल नहीं है। तो उस चक्कर में लोगों ने तो अंग्रेज भी खाने लग गए। एक्सपोर्ट करने के बाद में हल्दीराम को एक बात समझ में आई कि स्नैक्स और स्वीट्स ही काफ़ी नहीं है। जो विदेशी लोग हैं, जो एनआरआई लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको भारत का देसी खाना नहीं मिल रहा है, पंजाबी खाना नहीं मिल रहा है, दिल्ली के छोले भटूरे नहीं मिल रहे हैं, छोले कुलचे पराठा दाल मखनी नहीं मिल रहा है, गुजराती लोगों को अहमदाबाद की ऑथेंटिक ढोकला नहीं मिल रहा है, महाराष्ट्रियन को, जो मराठी लोग होते हैं, उनको मुंबई का पोहा या पाव भाजी नहीं मिल रहा है। तो अग्रवाल ब्रदर्स ने सोचा कि यार ये वाले गैप को भी फुलफिल करते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट में उन्होंने क्या किया, फ्रोजन फूड में घुस गए। फ्रोजन फूड में कैसे घुसते हैं वो भी समझाता हूं आपको, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। टाइकून्स ऑफ इंडिया है, मैं आपको भुजिया बैरन कहानी नहीं सुना रहा हूं, उनकी कहानी नहीं सुना रहा हूं, इनका बेटे ऐसा हुआ, शादी में इतने लोग आए, यहाँ प्रधानमंत्री आए, नहीं, वो सब नहीं, मैं स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं। इन्होंने टॉप सेलिंग फ्रोजन फूड, उसको नाम दिया मिनट खाना। मिनट खाना कि मतलब मिनटों के अंदर खाने को गर्म करके उबाल के फटाफट से आप खा सकते हो। दाल मखनी, पाव भाजी, छोले भटूरे, भेल ऑन मूव, ढोकला, राजमा चावल, आलू टिक्की, पोहा, इडली, गोभी पराठा, भिंडी मसाला, साउथ इंडियन हो, वेस्ट का हो, सेंटर का हो। पोहा तो आपको पता है ना कहाँ चलता है, इंदौरी पोहा बहुत फेमस है, गुजराती हो, पंजाबी, हर तरह के आदमी को उसके हिसाब खाना दिया। और इतना सा भी माइन्यूट भी डेविएशन ना हो टेस्ट में, थोड़ा सा भी टेस्ट में फर्क ना आए जबान पे, हल्दीराम ने 5 प्रोसेस फॉलो किए। सीखो फ्रोजन फूड में कैसे घुसते हैं, सीखो। 5 प्रोसेस फॉलो किए। पहला प्रोसेस, इतनी डेप्थ में कोई वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए मुझे बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। फ्रोजन एमआरई मतलब मील्स रेडी टू ईट टेक्नोलॉजी। ये जो है ना, सुपर इंस्टा मील नाम की एक कंपनी है, जो R&D कंपनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी, उससे मील रेडी टू ईट की टेक्नोलॉजी लेकर के आई। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसमें ये वो लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं जिससे रैपिडली खाना -196 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा हो जाता है। उससे क्या होता है, उसका फायदा क्या, क्यों करते हैं? उसका फायदा ये है, जो फूड का सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलता। काफ़ी दिन भी हो जाए तो फूड का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, फूड का टेस्ट नहीं बदलेगा, और फूड का टेक्सचर, उसकी रंगत नहीं बदलेगी, वो सेम रहेगी। तो ये जो है ना, ये एमआरई मील रेडी टू ईट टेक्नोलॉजी, ये सुपर इंस्टामार्ट से R&D कंपनी से लेकर के आया। दूसरा चीज़ क्या किया इन्होंने, MAP, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, ये भी एक टेक्नोलॉजी होती है। उस टेक्नोलॉजी को लेकर के आए
सीखो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये कहीं नहीं मिलेगा, कोई कॉलेज कोई किताब नहीं पढ़ाएगी आपको। इन्होंने एक्सटेंड करनी हो अगर आपको शेल्फ लाइफ, तो जो गैस होती है अंदर, खाने के डब्बे के अंदर जो गैस होगी उसको ऑल्टर कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो तो उससे कंटामिनेशन नहीं आएगा। ऑक्सीजन आते ही डब्बे के अंदर खाना कंटामिनेट हो जाएगा, बहुत जल्दी उसके अंदर कीटाणु पैदा हो जाएंगे। कीटाणु पैदा ना हो उसके लिए मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग चाहिए। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर, ऐसा एटमॉस्फेयर डाल दो डब्बे के अंदर कि भाई उससे क्या होगा, उससे उस गैस कॉम्पोजिशन के कारण उसकी लाइफ लंबी हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी। फिर किया उन्होंने तीसरी चीज, ब्लास्ट चिलिंग। ब्लास्ट चिलिंग मतलब जो आप समझो डो बेस्ड है ना, वो जो गूंदा हुआ आटा होगा, मैदा होगा या कुछ भी होगा जिसमें डो इस्तेमाल होता है जी, अगर उससे कोई चीज़ बनती, क्या बनता है उससे, जैसे मैदे से समोसा बनेगा या मैदे से कचौड़ी बनेगी या आटे से पराठा बनेगा, उसको -18 डिग्री ब्लास्ट चिलिंग टेक्नोलॉजी पे लेके गए। हमेशा -18, -20, -25, लेकिन मिनिमम -18 होना चाहिए, उसको बोलते हैं ब्लास्ट चिलिंग। उसके बाद क्या किया, जीरो ह्यूमन टच। इतना हाइजीनिक कर दूं खाने को कि भाई मेरे लिए जीरो ह्यूमन टच होना चाहिए कि ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। और पांचवी फाइनल, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। -18 डिग्री टेम्परेचर की कोल्ड चेन पूरी लॉजिस्टिक्स, जब तक अमेरिका के अंदर, जब तक वॉलमार्ट में नहीं पहुंच जाएगा न्यू जर्सी के, जहां गुजराती आदमी उसको डब्बे, तब तक कहीं पे भी सबको -18 डिग्री मेंटेन करके रखेंगे। फ्रोजन फूड जो है अब इनके 6% इनके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करने लगा। 780 करोड़ इन्होंने किया, पिछले साल लगभग 800 करोड़। 2000 से लेकर 2024 तक 17 करोड़ से 1600 करोड़ पहुंच गए, यानी कि 100 गुना ग्रोथ ली इन्होंने। इनका कैगर 22% का रहा। आज हल्दीराम का जो स्नैक्स और स्वीट है वो 80 देशों में बिक रहा है। क्यों? एक बार टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली, पैकेज फूड कर लिया, फ्रोजन फूड कर लिया, अब पूरी दुनिया में बेचो। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये 4 देशों में सबसे ज्यादा बिकता है। एक्सपोर्ट इनके धंधे को 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे बड़े ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स के एक्सपोर्टर आज हल्दीराम ही है। हल्दीराम ने पहला ओवरसीज फैक्ट्री यूके में लगाई, वहां ओवरसीज फैक्ट्री जो उनकी यूके में लगी, वहां पे मिठाई बनती है, लेकिन स्नैक्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है जी। जो जितना भी नमकीन है, जो चिप्स है, जो भजिया है, वो सारी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। खाली जो मिठाई है वो अमेरिका में या यूके में वही फैक्ट्री में बनती है। यूके में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी। हुरून की रिपोर्ट कहती है, जो 2024 की रिपोर्ट है, हल्दीराम इंडिया का लिस्टेड कंपनी अगर ना हो तो उसमें सारी की सारी कैटेगरी के अंदर, खाली स्नैक्स नहीं, खाली रेस्टोरेंट नहीं, खाली क्यूएसआर नहीं, खाली कोल्ड स्टोरेज नहीं, खाली इस प्रकार की कंपनियां नहीं, किसी भी प्रकार की कंपनी में ले लो, मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी का खिताब जीता है, ऐसे हुरून रिपोर्ट के हिसाब से। क्योंकि पता क्या, जब ट्रस्ट होता है ना, जब कस्टमर का कॉन्फिडेंस आता है, तभी वो ट्रस्ट से ट्रांजैक्शन आती है। ट्रस्ट अर्न्स ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं KLT फॉर्मूला। व्हेन पीपल नो यू वेल, व्हेन दे लाइक यू इनफ, व्हेन दे ट्रस्ट यू कंप्लीटली। इसको तो मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत बढ़िया चीज है KLT। व्हेन दे नो यू वेल, व्हेन दे लाइक यू इनफ, व्हेन दे ट्रस्ट यू कंप्लीटली। ये KLT पे काम करते हैं ताकि लोग हमारे को जान जाए, पहचान जाए, मैं हल्दीराम हूं, इतना पसंद करे खाने में, और ट्रस्ट करें कि नहीं भाई इनका खाना हाइजीनिक होगा और हेल्दी होगा, बहुत नुकसान नहीं होगा। जब मैं लीडरशिप फनल करता हूं ना, तो उसमें भी 52 फ्रेमवर्क देता हूं, और ये जितने मेरे कस्टमर्स हैं वो ऐसा ही ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, वो ऐसे ही कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करते हैं, वो कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ पाते हैं, वो पायलट मार्केट में बिल्ड कर पाते हैं, वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसी हिसाब से लाते हैं जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करूं, वो मार्केट के बैरियर्स को हटा देते हैं, वो कस्टमर सर्विस ऐसी लेके आते हैं ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करूं, कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को पहचान पाते हैं, कस्टमर की हिडन नीड्स को पहचान पाते हैं। और ये फ्रेमवर्क से आज इतनी रेपुटेशन बिल्ड कर ली कि हजारों बिजनेसमैन पिछले 2017 से लेकर के आज 2025 तक, 8 साल तक, ये प्रोग्राम की इतनी रेपुटेशन है कि आप खुद देखिए। लीडरशिप फनल एक कंप्लीट पैकेज प्रोग्राम है जो आपको नॉर्मल बिजनेस जो ओनर्स है उनसे 10 साल आगे लेके जाता है। थैंक यू विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी इस देश के MSME को दे रखा है, और आज इस देश के MSME विवेक बिंद्रा जी के माध्यम से ग्रो कर रही है। इतना बेस्ट मतलब उनका कोचिंग है और इतना बढ़िया उन्होंने बिजनेस को एक्सप्लेनेशन किया, ऐसा लग रहा था जैसे मैं हार्वर्ड स्कूल में आ गया हूँ। अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास एक अच्छा विजन है धंधे को बड़ा करने का, तो आपको जरूर आना चाहिए। बहरहाल अगला प्रोग्राम 19, 20, 21 मार्च को होने वाला दिल्ली में। डिजिटल इवेंट होता नहीं है, सिलेक्टेड लोगों को मौका मिल पाता है, खाली 200 सीट होती हैं, लिमिटेड सीट्स बची हैं। अगर आपको पता लगाना है, आपको नंबर मैंने दे दिया है और इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। और फिर से कह रहा हूं, ये स्टोरीज नहीं है, ये एग्जीक्यूशनेबल स्ट्रैटेजीज का पिटारा है। ये एपिसोड अभी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट बताया, आगे बताऊंगा टेबल टर्न अराउंड कैसे बढ़ाया इन्होंने, फूड वेस्टेज को कैसे रोका इन्होंने, टेक्नोलॉजी से स्केल कैसे किया इन्होंने, फ्रोजन फूड से अपने QSR को आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे सीख सकते हो, रेस्टोरेंट बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। तीसरे चैप्टर पर चलते हैं, शेल्फ टू टेबल। शेल्फ टू टेबल का मतलब क्या है? जहां फैक्ट्री का शेल्फ है वहां से टेबल तक खाना इनका कैसे पहुंचता है, किस प्रकार पहुंचता है। हल्दीराम ने आप झट से ऑर्डर करते हो, फट से खाना आ जाता है, फ्रेश फूड फटाफट आ जाता है। इस क्विक सर्विस को बड़ी क्विकली समझाता हूं आपको, ये होता कैसे है। फ्रोजन फूड का इनको यहां भी बड़ा फायदा हुआ। फ्रोजन फूड का इनको टेबल टर्न अराउंड टाइम पे भी फायदा हुआ, जिसको टेबल टर्नओवर रेट भी बोलते हैं। पहले टेबल टर्नओवर रेट इनका 2 था,
अब इनका 4 हो गया है। फैमिली रेस्टोरेंट के लिए टेबल टर्नओवर 3 को बहुत अच्छा माना जाता है, इनका 4 है। समझा देता हूं 2 3 4 होता क्या है। आप ऐसा मान लो एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर एक शिफ्ट के अंदर, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, एक शिफ्ट मान लेते हैं, एक शिफ्ट के अंदर अगर आपके पास 40 टेबल है और 100 लोगों ने खाना खाया, तो ऐसा कर लो 100 डिवाइडेड बाय 40 तो आ गया 2.5, है ना। 100 डिवाइडेड बाय 40 आ गया 2.5, यानी कि 40 टेबल पे 100 बार बिल कटा है। 40, एक टेबल जल्दी घूमी, टेबल जल्दी घूमी, अगला आदमी बैठा, टेबल जल्दी घूमी, अगला आदमी बैठा, टेबल जल्दी घूमी, अगला आदमी बैठा, टेबल पे खाया पिया निपटाया, अगला आदमी आके टेबल पे बैठा। एक बार में 40 टेबल है, लेकिन कितने बिल फट रहे हैं 40 टेबल में? 40 ही बिल फट रहे हैं, मतलब एक टेबल पे एक आदमी 3 घंटा अपना डिनर आराम से करके जा रहा है, बैठे हैं, बतिया ही रहे, खा रहे, क्योंकि खाने का ऑर्डर किया, खाना आधे घंटे में आएगा, फ्रेशली बनेगा। इनका सिस्टम ऐसा है कि खाना ऑर्डर करो 7 मिनट में खाना आ जाएगा आपके पास में। पहले स्लो मील प्रिपरेशन होती थी इनकी। अब जो ये फ्रोजन फूड में घुसे ना, जो थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं, अब कस्टमर की टेबल में बहुत जगह 2 की जगह 1 कस्टमर को पहले सर्व कर पाते थे, अब 1 की जगह 4 को सर्व कर पाते हैं, क्योंकि फ्रोजन फूड ले आए, सेमी कुक्ड होता है, पैकेज होता है, फ्रोजन फूड होता है, हल्दीराम की फैक्ट्री से रेस्टोरेंट में आता है, आधा काम पहले ही हो चुका होता है, वहीं गर्म करना, उबालना, फट से देना है। अब कुकिंग स्टाफ को क्या करना है, बस रीहीट किया और बहुत जल्दी क्विकली फटाफट से रेस्टोरेंट को। अब इससे क्या हो रहा था, रेस्टोरेंट में टेबल बहुत तेज घूम रही थी। अब उतनी ही 40 टेबल पे, समझ लो पहले मैं 10 लाख का रेवेन्यू कर रहा था, अब उतनी ही 40 टेबल पे मैं 30 लाख का रेवेन्यू कर रहा हूं। 40 ही टेबल है, उतना ही स्क्वायर फीट जगह है, उतना ही बड़ा आउटलेट है, पर एक लंच में मैं अगर 10 लाख कर रहा था, अब मैं एक लंच पे 20 लाख या 30 लाख कर पा रहा हूं। फ्रोजन फूड से क्या हुआ, हल्दीराम ने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली क्वालिटी की और टेस्ट की। वही क्वालिटी वही टेस्ट, दिखने में वैसा ही लगेगा हर बार, टेस्ट में वैसा ही लगेगा हर बार। अब इतना काफी नहीं था, ये चाहते थे कि स्टैंडर्डाइजेशन हर स्टेप पे लेकर के आए। समझो, बहुत डिटेल में दे रहा हूं आपको। ऐसे एसओपीज कैसे बनाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, आज सीखने को मिलेगा। शेयर करना इन वीडियोस को, आप शेयर करना। लोग आलतू फालतू वीडियोस बहुत देखते हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज बनती है, लेकिन ये रियल कंटेंट है, रियल स्ट्रेंथ है। हल्दीराम ने 10 स्टेप अपनाए। 10 स्टेप क्या है? पहला स्टेप देखो, हर टच पॉइंट पे स्टेप अपनाया, सारे प्रोसेस देखो कैसे बनाए। पहला स्टेप क्या है कि कस्टमर के एंट्री में सीटिंग का एसओपी क्या होना चाहिए। कस्टमर के आने से पहले वहां पे टेबल क्लीन मिलेगी। जैसे ही कस्टमर खाना खा के उठा, 30 सेकंड के अंदर टेबल को सैनिटाइजर से साफ कर दिया। ये पहला स्टेप है, ताकि आते ही बंदे को टेबल मिले। क्योंकि अगर टेबल यूज नहीं हुई, टेबल फटफट फटफट मूव नहीं करी, तो मैं वो 10 लाख का रेवेन्यू करूंगा। और टेबल जल्दी जल्दी घूमी, ज्यादा लोग आकर के टेबल का इस्तेमाल करके गए, तो मैं 20 लाख का रेवेन्यू कर लूंगा। इसलिए टेबल बहुत जल्दी 30 सेकंड में साफ होनी चाहिए। दूसरी, मेन्यू और ऑर्डरिंग जो है, वो मेन्यू और ऑर्डरिंग में इन्होंने क्या किया, बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन लगा दी। दूर से ही आदमी डिस्प्ले पे देख लेता भाई क्या क्या खाना है। क्यूआर कोड लगा दिया मेन्यू पे, ताकि कस्टमर क्यूआर कोड को एक्सेस कर ले, अपने फोन से एक्सेस कर ले, कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग कर ले, या टेबल पे बैठ जाए। वहीं पे ही लिमिटेड फोकस्ड मेन्यू है, वही मेन्यू रखेंगे जो बहुत तेज घूमता है, फास्ट सेलिंग, फास्ट कंज्यूमिंग आइटम, जिससे डिसीजन मेकिंग टाइम भी तेज हो जाए। भाई इतनी आइटम है, फट से डिसीजन ले लो। आप अगर उसको 500 आइटम दिखा दोगे, 1000 आइटम दिखा दोगे, सोचता रहेगा ये खाएं कि ये खाएं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90। तो उसके बाद तीसरी चीज क्या किया, प्री डिफाइंड मील कॉम्बो भी बना दिया। अगर कॉम्बो बना दोगे तो कॉम्बो मील इनके बेस्ट सेलर होते हैं, उससे एवरेज रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एक आदमी आया, उसने क्या किया, राजमा चावल खाया, चला गया, लेकिन पूरी थाली का कॉम्बो बना दिया। राजमा चावल खाता 250 रुपए का, पूरी थाली खाएगा 450 रुपए की। तो भैया क्या हो गया, अपना पैसा ज़्यादा मिलेगा हमारे को, बड़े कॉम्बो बना के दे दो उनको। चौथी चीज, स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्डर टेकिंग स्क्रिप्ट। स्टाफ को पहले ही सिखा दिया कि आप सेलिंग क्रॉस सेलिंग करना है। जैसे ही उसने ऑर्डर दिया, उससे पूछेंगे साथ में आप पीने के लिए क्या लेंगे, क्या ड्रिंक लेंगे। साथ में पूछ लिया हाथ के हाथ ही, खाने के बाद गुलाब जामुन खाएंगे या मीठे में कुछ और खाएंगे। इससे एवरेज रेवेन्यू पर गेस्ट बढ़ गया। तो भाई अगर मैंने 10 लोगों से पूछा, 4 ने बोला कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, तो भाई मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। 10 से पूछा तो 5 ने बोला गुलाब जामुन ले लेंगे, कुछ और मिठाई ले लेंगे खाना खाने के बाद में, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। अब इसके बाद 5वीं चीज क्या करी, सेंट्रलाइज्ड फ्रोजन फूड की सप्लाई। दिल्ली एनसीआर के सारे आउटलेट, 125 आउटलेट है, वो भी बाद में बताऊंगा दिल्ली एनसीआर में 125 आउटलेट क्यों खोले। वहां पे प्री कुक्ड फ्रोजन फूड, हल्दीराम की एक सेंट्रल किचन है गुड़गांव के अंदर, जिसको बोलते हैं खेड़की दौला। खेड़की दौला गांव के अंदर बड़ी फैक्ट्री बना दी। वहां से, सारी फैक्ट्री से आपका क्या हुआ, सेमी कुक्ड फूड यानी कि प्री कुक्ड फूड, जो फ्रोजन फूड वहां पहुंच जाएगा। सेंट्रलाइज फ्रोजन फूड सप्लाई हो गई। अब वो एक फैक्ट्री से 125 आउटलेट पर सामान पहुंच रहा है, फट से पहुंच रहा है, ये तो है नहीं अगले शहर में जाना है। छठी चीज, स्ट्रिक्ट कुकिंग टाइमलाइंस, जो उनकी गाइडलाइन बनाई है, कुकिंग की टाइम की गाइडलाइंस बनाई है, वो क्या किया, हर डिश की डिफाइन कर दी उन्होंने। पहले छोले भटूरे 3 मिनट में बनेंगे, राजमा चावल 4 मिनट में बनेंगे, तो पहले ही टाइम की गाइडलाइन बना दी। अब जितने शेफ है उनको पता है भैया छोले भटूरे 3 मिनट में रेडी है, राजमा चावल मेरे 4 मिनट में रेडी है, राजमा 4 मिनट में रेडी है। 7वीं चीज, बैच वाइज कुकिंग फॉर पीक आवर्स। जो पीक आवर है, रात के समय में डिनर पे बहुत लोग आते हैं,
लार्जर क्वांटिटी जो हाई डिमांड आइटम है उनकी बैच वाइज पहले प्रिपरेशन कर लेंगे ताकि डिले ना हो जाए रश में। जितना मर्जी रश ले आओ, इनको पता है इस समय इतने लोग आने वाले हैं, इस समय इतने लोग ये चीज़ों को ऑर्डर करेंगे, उसको डेटा में पहले पढ़ लेते हैं। 8वीं चीज़ टेबल सर्विस, 7 मिनट का रूल रखा टेबल सर्विस पे। ऑर्डर प्लेस करते ही खाना 7 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए, और वो 7 मिनट इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि टेबल टर्न अराउंड चाहिए, टेबल टर्नओवर चाहिए, टेबल जल्दी जल्दी घूमे। भाई टेबल तो 40 ही है, टेबल 40 टेबल में 80 बिल बनेंगे, 120 बिल बनेंगे, 40 बिल बनेंगे, तो जितनी टेबल को जल्दी घुमाओगे उतना पैसा कमाओगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, स्मार्ट किचन डिस्प्ले सिस्टम बनाया, इसको बोलते हैं KDS। KDS का मतलब क्या, किचन डिस्प्ले सिस्टम। किचन डिस्प्ले सिस्टम सबसे पहले लेकर के आ गए थे ये। इससे क्या है, पर्ची पे लिख के नहीं जाना है, आपने काउंटर पे ऑर्डर किया, वो बड़ा बड़ा इनका अंदर जो पीछे किचन है उसमें स्मार्ट किचन डिस्प्ले सिस्टम में डिस्प्ले हो रहा है, ये ऑर्डर आ चुका है, कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है जी, ये वाला हो चुका है ग्रीन है, ये वाला हो रहा है अभी चल रहा है ऑरेंज है, ये वाला हो रहा है रेड है। तो पॉज सिस्टम के साथ में अंदर पूरी किचन को पहले ही इंटीग्रेट कर दिया, अंदर किचन में पता चल रहा है भाई ये वाला ऑर्डर आया है। ये जाके कोई बताएगा नहीं वेटर क्या ले भैया ये ऑर्डर में 5 आइटम ऑर्डर किए, शेफ भैया बना दीजिएगा, नहीं, सामने अंदर स्क्रीन लगी है, बाहर आप ऑर्डर कर रहे हो, अंदर स्क्रीन पे साइमल्टेनियसली पैरेलल चल रहा है, वहां पे पॉज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। 9वीं चीज, फास्ट बिलिंग काउंटर, 3 से 4 काउंटर बना देते हैं ताकि कोई लंबी लाइन ना लग जाए। लाइन ना लग जाए क्यों, अगर लाइन लगेगी टेबल टर्नओवर धीरे हो जाएगा। मैं जो 10 लाख कर रहा था एक डिनर पे, मुझे वो 20 लाख करना है एक डिनर पे। जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। बढ़िया सोफे गद्दे नहीं लगाएंगे, बढ़िया आराम से लकड़ी की चेयर, सिंपल सी चेयर रखेंगे कि पीछे भी दर्द हो जाए, आदमी ज़्यादा देर बैठे, फटाफट खाओ और निकलो जाके, है कि नहीं है, तशरीफ लगा के बैठ गए हो वहाँ पे। तो इनको टेबल टर्नओवर चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर 10वीं चीज़, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम। सारे शेफ और सर्विस के लोग जब भी ज्वाइन करेंगे 2 हफ्ते की मैंडेटरी ट्रेनिंग है, फूड सेफ्टी पे, साफ सफाई हाइजीन पे, और उसके बाद एनुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग हर साल एंड में होती है, वो हल्दीराम के हेडक्वार्टर में होती है, जो उनका नोएडा के अंदर हेडक्वार्टर है। फायदा क्या हुआ, इनकी मंथली सेल्स जो होती है पर स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट पे ये 38,500 रुपए की सेल करते हैं। और जबकि इंडस्ट्री की एवरेज क्या है, बाकी सारे के सारे आउटलेट्स हल्दीराम को छोड़ के जितने आउटलेट्स हैं वो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट करते हैं, ये 38,500 रुपये पर स्क्वायर फीट करते हैं। क्यों, जल्दी आदमी को घुमा देते हैं, फटाफट घुमा देते हैं, है कि नहीं है। अब मैं छोटी क्विज भी ले लूँ आपसे, बात तो होती रहती है। आप ये बताओ, मुझे पता तो चले कि आप टाइकून्स ऑफ इंडिया पूरा देखते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट पीछे मैंने बताया था कौन सी कंपनी के अंडर आता है, मेरी टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज में है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अडानी ग्रुप में, टाटा ग्रुप में, आदित्य बिरला ग्रुप में, या रिलायंस इंडस्ट्री में। अल्ट्राटेक सीमेंट किसका है, कमेंट बॉक्स में बताओ, आके चेक करूंगा, नीचे लाइक करूंगा अगर आपने ठीक आंसर दिया। चौथे अध्याय पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4। 125 आउटलेट दिल्ली NCR में क्यों खोल दिए, 125 आउटलेट के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। देखो आज हल्दीराम के 125 आउटलेट, 125 से ज्यादा आउटलेट दिल्ली NCR में, 7 रीजन है इसके। 125 आउटलेट दिल्ली NCR में। आउटलेट की इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं, वेस्टेज को कैसे कंट्रोल रखते हैं, आउटलेट से दूसरे आउटलेट का कंपटीशन ना बन जाए, एक आउटलेट दूसरे आउटलेट को खा ना जाए कहीं, एक आउटलेट दूसरे आउटलेट को नुकसान ना कर दे। भाई मेरे घर के आसपास 2 आउटलेट ना हो, कितनी दूरी पे हो, कैसे प्लान किया, फैमिलीज हो या ऑफिस के एम्प्लॉइज हो, ज्यादा फुटफॉल कैसे इंश्योर करना है। रुको जरा, थोड़ा सब्र रखो। हल्दीराम प्रॉफिट से पहले प्रोसेस बनाता है, और वो प्रोसेस को समझो। पहला प्रोसेस का स्टेप है डेमोग्राफिक बेनिफिट। दिल्ली NCR की पॉपुलेशन 3.5 पौने 4 करोड़ के आसपास है। तेलंगाना से ज्यादा पॉपुलेशन है, केरला से ज्यादा पॉपुलेशन है, झारखंड से ज्यादा पॉपुलेशन है, आसाम से ज्यादा पॉपुलेशन है, पंजाब से ज्यादा पॉपुलेशन केवल दिल्ली NCR की है। इसका मतलब है एक आउटलेट पे लगभग 3 लाख लोग, एक आउटलेट पे 3 लाख लोग, यानी कि 3 लाख लोगों के लिए मेरे को एक आउटलेट बनाना है। अब दूसरों के साथ कंपेयर कर लो, पहले समझ लो, जिनका हल्दीराम से बहुत कम रेवेन्यू है, KFC है, उसके भी दिल्ली NCR में 125 आउटलेट है। डोमिनोज है, उसका रेवेन्यू बहुत कम है हल्दीराम से, उसके भी 100 आउटलेट है। तो हल्दीराम ने 125 आउटलेट खोले। अब समझ में आया एक ही शहर में 125 आउटलेट खोलने का लॉजिक नहीं आया, अभी समझाता हूं। दूसरी चीज, हाइपर लोकल डिलीवरी। जब भी आप जोमेटो स्विगी में जाओ और ऑर्डर करने की कोशिश करो, कहीं भी आप बैठे हो हल्दीराम आपको नजदीक मिल जाएगा। जितना ज्यादा जोमेटो स्विगी में कहीं पे भी जाओगे, किधर भी देखोगे, किसी भी आप दिल्ली के NCR के किसी भी कोने में बैठे हो, जितने ज्यादा आउटलेट है उतना ज्यादा एरिया कवर होगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर हल्दीराम का आउटलेट ढूंढ लेगा और ऐप से उसी के लिए ऑर्डर कर देगा, और जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, हर डेमोग्राफी के लिए अलग प्रकार के आउटलेट है। एक हो गया कैजुअल डाइनिंग पूरा बड़ा, एक हो गया कियोस्क छोटा, और एक हो गया QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। जो रेजिडेंशियल एरिया में है, जहां फैमिली आएंगी, वहां कैजुअल डाइनिंग डाल दिया इन्होंने। जो आउटलेट कॉर्पोरेट हाउस के अंदर है, कंपनी के अंदर है, छोटा चाहिए वहां पे कियोस्क डाल दिया ऑफिस के वर्कर्स के लिए। और जो आउटलेट यूनिवर्सिटीज के नजदीक है, वहां QSR डाल दिया, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट डाल दिया। फटाफट आओ, उठाओ, लिख लो। चौथी चीज, ईटिंग आउट की फ्रीक्वेंसी दिल्ली NCR की सबसे अच्छी थी, ये लोगों को पता नहीं था। इन्होंने कैलकुलेट किया, डेटा चेक किया कि दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा डाइन आउट कर रहे हैं। 6 बार महीने में दिल्ली के लोग बाहर खाना खाते हैं।
मुंबई के लोग 4.2 टाइम्स इन अ मंथ, लगभग 4.25 बार महीने में बाहर खाना खाते हैं। बैंगलोर के लोग 3.7 टाइम्स इन अ मंथ, 30 दिन के अंदर बाहर जाकर खाना खाते हैं। 66% लोग जो दिल्ली के हैं, जो महीने में 6 बार बाहर खाना खाते हैं, उनको नॉर्थ इंडियन खाना खाना है। तो इसलिए इनको लगा कि 125 आउटलेट खोलना यहाँ बहुत अच्छा है। पांचवी चीज, जो प्रॉक्सिमिटी है सेंट्रलाइज किचन के आसपास है। अब सेंट्रलाइज किचन कहाँ है? गुड़गांव में। अब आप नोएडा में हो, फरीदाबाद में हो, दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, बहादुरगढ़ में हो, बल्लभगढ़ में हो, किधर भी हो, आसपास हो, कहीं पे भी गुड़गांव से फट से सामान पहुंच जाएगा। फास्टर ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रोजन फूड वहां पहुंच जाएगा, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो गई क्योंकि मेरे पास बड़ी किचन है यहाँ पे, बड़ी किचन से मैक्सिमम खाना पहुंच जाएगा, और जो लोकल थोड़ा बहुत है वो रेस्टोरेंट के अंदर वहीं पे हो जाएगा। कोई भी माल के लिए मीलों तक, लंबे मीलों तक ना भागना पड़े, बस यही सिखा रहा हूं मैं आपको। अब छठी चीज, डेटा ड्रिवन तरीके से ये साइट को चुनते हैं। साइट ऐसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो इधर ले लो है जी, नहीं ऐसा नहीं है। साइट ढूंढने से पहले ये क्या करेंगे, ये इनका बड़ा सिंपल सा रूल है। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 12,000 लोग रहते हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन समझा रहा हूं आपको। हल्दीराम डेटा को पढ़ता है कि हाई डेंसिटी एरिया में जहां दूसरे रेस्टोरेंट से ओवरलैप ना होता हो, उससे एक रेस्टोरेंट दूसरे को नहीं खाएगा, एक रेस्टोरेंट दूसरे के धंधे को नहीं खाएगा, एक हल्दीराम का आउटलेट दूसरे हल्दीराम के आउटलेट के साथ कंपटीशन नहीं करेगा। थंब रूल क्या है? आउटलेट वहां पे खोलूंगा जहां 1 लाख की पॉपुलेशन हो, 1 लाख की पॉपुलेशन कवर करता हो और जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी हो, ऐसा आउटलेट। और दूसरा आउटलेट 2.5 किलोमीटर के अंदर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। 2.5 से 5 किलोमीटर के अंदर, 2.5 से 7 किलोमीटर के अंदर दूसरा आउटलेट होना चाहिए। 2.5 किलोमीटर के अंदर ना हो और 1 लाख की पॉपुलेशन हो जिसकी परचेजिंग पावर अच्छी हो। हर आउटलेट का डर होता है कि कहीं सामने वाला मेरा कस्टमर ना खा जाए, आउटलेट का डर चला ना जाए मेरा कस्टमर और मेरी अपॉर्चुनिटी ना खा जाए। जैसे टीचर 2 बच्चों के बीच में 1 हैंड के डिस्टेंस का रूल रखता है, भाई 1 हैंड डिस्टेंस रखो ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। हल्दीराम ने भी 2 आउटलेट के बीच में 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा। 125 आउटलेट को ग्रो करने के लिए एक जैसा मौका दिया उसने। 7वीं स्ट्रैटेजी है इनकी सिटी वाइज हीट मैप। हीट मैप होता है ना, जो रंग बिरंगे तरीके से अलग अलग कलर कोडेड मैप बना के कैलकुलेट कर लो सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक इंसाइट को। ये पहली ऐसा रेस्टोरेंट की चेन है, ये पहली ऐसी QSR की चेन है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा ड्रिवन इंसाइट लेना शुरू किया। मेरे को आउटलेट का सिलेक्शन करना है, पंजाबी बाग में खोलना है कि रजौरी गार्डन में खोलना है कि कहाँ खोलना है, तो ऑप्टिमल मेरे को रिटेल का क्लस्टर एक बिल्ड हो सके, तो जिससे मैं फोरकास्ट कर सकूँ कि यहाँ पे कितना रेवेन्यू आएगा। इन मशीन लर्निंग का पहली बार इस्तेमाल किया, जिससे फोरकास्टिंग कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ आउटलेट खोला और इतना इन्वेस्टमेंट किया, ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं देते, सारे इनके अपने हैं। कहीं एक गलत वेबसाइट ही बनी हुई है haldiramfranchisee.com, वो गलत है, फेक वेबसाइट है। मेरी जो रिसर्च है बहुत ऑथेंटिक रिसर्च है। ये किसी को नहीं देते हैं अपना कोई फ्रेंचाइजी, ये खुद ही खोलते हैं। लोगों से इन्वेस्टमेंट भले ही करा लें आउटलेट में, उसको किराया भले ही दे देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से ये फ्रेंचाइजी नहीं देते, क्योंकि ये कंट्रोल करना। अपना बच्चा किसी और की गोद में नहीं दूंगा, मेरा बच्चा है, मैं खुद पालूंगा, मैं क्यों किसी और की गोद में दे दूं? अपना बच्चा किसी और की गोद में दे दिया, उसे ढंग से नहीं पाला, फिर बच्चे का लालन पालन ठीक नहीं किया, उसको प्यार नहीं दिया, फिर लोकल से ग्लोबल की शुरुआत हो चुकी थी। अब पहला इंटरनेशनल आउटलेट ये दुबई में खोलने की तैयारी कर रहे हैं, आज तक नहीं खोला कभी। हर जगह ये फ्लाई लाइट गए हैं, ये पैकेज स्नैक्स से 85% कमाते हैं, सब जगह पैकेज स्नैक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अपना रेस्टोरेंट नहीं खोला विदेश में उन्होंने कहीं पर भी। हल्दीराम का कोई सेल्फ ओन्ड आउटलेट अब्रॉड नहीं है। अब ये खाली 2, 3, 4 आउटलेट धीरे धीरे दुबई में खोलेंगे और वहां बढ़ाएंगे पूरे यूएई के अंदर, वहां फैक्ट्री डालेंगे, वहां से पूरे यूएई को खिलाएंगे, वहां से सब कुछ खा जाएंगे उनका धंधा, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, बांग्लादेशी भी है, नेपाली भी है, भरा हुआ वहां पे। इनका रूल है कॉन्सेंट्रेशन में जाओ, हर थोड़ी देर में हल्दीराम दिखे, जिस शहर में जाओ उस पूरे शहर को खा जाओ, पूरे शहर को खा जाओ। एक बड़ी फैक्ट्री बनाओ, वहां सारे रेस्टोरेंट लगाओ। अब हर 5 किलोमीटर के बाद अरे हल्दीराम फिर आ गया, अरे हल्दीराम फिर आ गया, अरे हल्दीराम फिर आ गया, दिमाग में छप जाए हल्दीराम उस शहर के सारे लोगों को। एक बड़ी फैक्ट्री और सारे आउटलेट को वहीं से खाना खिलाऊंगा। ये नहीं कि एक मुंबई खोलो, एक पुणे खोलो, एक अहमदाबाद खोलो, एक सूरत खोलो, एक वडोदरा खोलो, एक राजकोट खोलो। खिलाओगे कैसे? वहीं बनाओगे तो फबल जाओगे फिर। इसलिए सेंट्रलाइज किचन का रूल है इनका। सेंट्रलाइज किचन से मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लार्ज क्लस्टर चाहिए इनको, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। इसीलिए 125 आउटलेट इन्होंने रखे। 40 आउटलेट नागपुर जैसे शहर में 40 आउटलेट। इसीलिए हर 3 किलोमीटर के बाद नागपुर में हल्दीराम, हर 3 किलोमीटर के बाद नागपुर में हल्दीराम। नागपुर के बाहर से लेकर के एक छोर से दूसरे छोर तक आपको क्या दिखेगा? हल्दीराम, 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 हल्दीराम। तो फ्यू आउटलेट की जगह लार्ज आउटलेट बहुत सारे बनाएंगे और एक फैक्ट्री इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगी। उस फैक्ट्री की एफिशिएंसी आ गई ना भाई। एक फैक्ट्री 3 हल्दीराम को खिला रहा है या एक फैक्ट्री 100 हल्दीराम को खिला रहा है। एफिशिएंट किस में होगा? जब एक 100 को खिला रहा है। तो दुबई में नहीं, कई आउटलेट खोलने की तैयारी कर रहे हैं, दुबई में एक नहीं खोलेंगे। आज हल्दीराम के पास में 1000 से ज़्यादा आइटम्स हैं। 80% प्रिपरेशन इनकी सेंट्रलाइज किचन में होती है, 20% आउटलेट में होती है। ये इनका रूल है, 80% काम सेंट्रलाइज किचन में हो जाए, आउटलेट पे खाली 20% काम हो। उससे क्या होगा? मैं डिमांड फोरकास्टिंग कर लूंगा, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उससे मेरी वेस्टेज मैनेज कर लूंगा मैं एक्यूरेटली। और उसके भी 7 SOP हैं, वो 7 SOP भी आपको समझाता हूँ। इससे बढ़िया आपको रेस्टोरेंट के धंधे में इससे बढ़िया वीडियो नहीं मिल सकता आपको।
एक उदाहरण देता हूं, 5 गेस्ट का खाना बनाओ, 3 अचानक प्लान कैंसिल कर दें तो खाना वेस्ट हो जाता है। लगता है काश पहले ही पता होता है यार, इतना खाना वेस्ट हो गया, फेंकना पड़ेगा, कौन खाएगा, इतना कैसे खाएंगे। हल्दीराम ने 7 SOP ऐसे बनाई कि इस काश को कैंसिल कर दिया, काश ना रहे हैं जी, आकाश में पहुंच जाए हम। डिमांड फोरकास्टिंग कैसे किया जाए, जैसे नितिन गडकरी वेस्ट से वेल्थ बना रहे हैं, हल्दीराम ने वेस्ट को घटा करके वेल्थ बना दिया कि मैं वेस्ट होने ही नहीं दूंगा खाना। जो खाने का धंधा बड़ा मुश्किल है, खाने के धंधे में रात को खाना बेकार हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट धंधा है। उस डिफिकल्ट धंधे में इन्होंने मास्टरी कर ली है, उसके हीरो बन गए, सुपरस्टार बन गए। 7 चीजें करी। पहली चीज, हिस्टोरिकल सेल्स डेटा का एनालिसिस देखते हैं कि क्या चीज फास्ट सेलिंग है, SKU कौन सा तेज चलता है पीक आवर्स के अंदर। हाँ, जैसे नाश्ते के समय में क्या चलेगा, नाश्ते के समय में इडली सांभर चलता है, छोले भटूरे चलता है, राज कचौड़ी चलता है, पाव भाजी चलता है, पूरी सब्जी चलता है। दूसरा, इवेंट कैलेंडर जरूर देखते हैं, अपकमिंग हॉलिडे कौन सी है, इनको पहले से पता होता है, सारे इवेंट कैलेंडराइज करके रखते हैं इनकी किचन के अंदर। सेंट्रलाइज जो किचन है, बड़ी फैक्ट्री, वहां पे हाँ जी, जैसे ही अगर संडे आएगा, कोई फेस्टिवल आएगा, उसके हिसाब से खाने का इनके पास में डेटा का एनालिसिस है। इतना बारीकी से डेटा पढ़ते हैं ना, इतना बारीकी से, प्यार हो गया हल्दीराम से, कमाल कर दिया। इतना कुछ सीखने को मिलता है इसमें जी। 80-20 रूल है इनका। 80-20 रूल क्या है, 80% इन्वेंट्री खाना सेम डे खत्म होना चाहिए, 20% खाना जो अगले दिन चल सकता है वही चलाऊंगा, 80% खाना सेम डे खत्म होना चाहिए। ये इनके डेटा के इनसाइट्स हैं। चौथी चीज, डिजिटल ऑर्डरिंग से भी इनसाइट लेते हैं ये। जोमेटो से क्या ऑर्डर आ रहा है, स्विगी से क्या ऑर्डर आ रहा है, उससे इंटेलिजेंस मिलता है भाई लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या ज्यादा खा रहे हैं, क्या सबसे ज्यादा खाते हैं, क्या कम खाते हैं, क्या बिल्कुल नहीं खाते, क्या सबसे ज्यादा खाते हैं, क्या कम खाते हैं, क्या बिल्कुल नहीं खाते। वो प्लानिंग इनको किससे मिलती है, जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर से। पांचवी चीज, इनका 7 PM कट ऑफ है कुछ चीजों का। कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती है जो बंगाली मिठाइयाँ हैं, जो अपनी मिष्टी होती है, बंगाली मिष्टी, वो 1 दिन की शेल्फ लाइफ होती है, 2 दिन की शेल्फ लाइफ होती है, 2 दिन के बाद वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, पहले दिन ही शाम 7 बजे तक कट ऑफ होता है, जितनी मिठाई बिक गई। 8 बजे इनका हैप्पी आवर्स कुछ आइटम पे चालू हो जाता है। 8 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक आपको 50% डिस्काउंट पे से या 30% डिस्काउंट पे वो मिठाइयाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं कि भैया आप ले जाओ, खा लो, इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, साथ में कॉम्बो में जा रहा है, लोग ले लेते हैं। इसका सॉफ्टवेयर है इनका जो ट्रैक करता है ये कौन सा ऑफर, कौन सा डिस्काउंट मुझे देना है, कौन सा एक्सपायर होने वाला मेरा स्टॉक, मैं ताकि वेस्ट को रिड्यूस करूं। वेस्ट नहीं होने देंगे खाने को, ये खाने को वेस्ट नहीं होने देंगे। और डायनामिक प्राइसिंग रखेंगे उसकी, जो वेस्ट होने वाला, जो खराब होने वाला है उसकी प्राइसिंग कम कर लेंगे। छठी चीज, बैच ट्रैकिंग करते हैं RFID टेक्नोलॉजी से। RFID टेक्नोलॉजी क्या होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये जो आप टोल गेट्स पे जाते हो ना, टोल प्लाजा पे, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, दूर से ही वो स्कैन कर लेगा आपके, या तो बार कोड होगा या कोई नंबर होगा या कुछ ऐसा होगा जिससे वो स्कैन कर लेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी से स्कैन कर लेगा। तो इनके जो खाने के बड़े बड़े टिन आते हैं, जो बड़े बड़े जिसपे डब्बों में खाना आता है, इनका सामान आता है, तो उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर लेते हैं कौन सी चीज सबसे पहले आई थी वही सबसे पहले बाहर जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि एक्सपायर ना हो जाए। जो सबसे पहले बन के आई उसको सबसे पहले खिला दो, जो आखिरी में बन के आई उसको आखिरी में खिला दो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इससे क्या होगा, अगर इनको ना कैलकुलेशन मिल जाती है कि भाई इतना खाना फैक्ट्री से निकला था, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से पता चल जाएगा, चोरी तो नहीं हो गया, बीच में गायब तो नहीं हो गया, डब्बे कम तो नहीं हो गए, कहीं डब्बा आधा तो नहीं हो गया, आधा रास्ते में खा तो नहीं गया, आधा रास्ते में कहीं किसी को खिला के तो नहीं आ गया, अपने घर पार्टी बना के आ भैया खिलाते तुमको छोले भटूरे, आधे रास्ते में खिलाया, आधे लेके आया, पता ही नहीं चला। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से ये पहले लोग ऐसे हैं जो इतनी टेक्नोलॉजी को लेकर के आए, और ये टेक्नोलॉजीज बनी हुई हैं, खाली इंटेलिजेंस चाहिए। वेंडर आएगा सिखा के जाएगा, आप भी लगा सकते हो। मैं लीडरशिप फनल में सारी टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ। लीडरशिप फनल का बोर्ड लाइन नंबर दिया हुआ है आपको, अगर आपको बिजनेस को अपना बड़ा करना है, मेरे साथ सीखना है, 1 साल तक हैंड होल्डिंग चाहिए, लीडरशिप फनल में आइए। इनकी 7वीं स्ट्रैटेजी क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनको वेस्टेज कम करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि देखो पता क्या है, या तो पैसा बचा के पैसा कमाओ या पैसा कमा के पैसा कमाओ। अब पैसा बचा कैसे रहे, खाना खराब नहीं होने देंगे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इनको रीऑर्डर लेवल बता देता है, ये आइटम खत्म होने वाली है, ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो, ऑर्डर करो, टाइम से ऑर्डर। और स्टॉक आउट बता देगा, ये खत्म होने वाला है, इसको रीऑर्डर करना है, या ये ओवर स्टॉक हो रहा है, या ये हमारे पास में इन्वेंट्री फालतू पड़ी हुई है, इसको जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो भैया, नहीं तो खराब हो जाएगी, फटाफट निकालो। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अंदर किचन से ही आपको पुश करना शुरू कर देता है, किस पे, जो आपका सेल्स का काउंटर है, सेल्स के काउंटर पे वो आपको पूछने लगता है, भाई साहब हमारे छोले भटूरे बहुत बढ़िया, ट्राई करके देखोगे, क्यों शाम हो गई है, छोले खराब हो जाएंगे रात तक, तो आपको पूछेगा छोले भटूरे खा के देखिए, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ छोले भटूरे खाते लोग उंगली चाट जाते हैं। वो पता क्यों बोल रहा है आपको, क्योंकि खराब होने वाले थे, उसके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपको बता रहा है वो। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हल्दीराम की, उसकी इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो खाना खराब होने से पहले बेच देगा आपको खाना खराब होने से पहले ही खिला देगा आपको, जब तक खाना ठीक है तक उसी के अंदर खिला देगा, ट्रैक कर लेगा कि मेरे को कितने इंग्रेडिएंट चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपको बता देगा मसाले खत्म होने वाले हैं फैक्ट्री के अंदर, बता देगा भाई चीनी खत्म होने वाली फैक्ट्री के अंदर, तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इससे क्या हो गया, ऑटोमेटेड स्टॉक रिप्लेनिशमेंट।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको बता रहा है कि ऑटो ऑर्डर कर दो। आप ये मत समझो कि बड़ी टेक्नोलॉजी बनी हुई है, ये बस खाली आपके पास में इंटेलिजेंस होना चाहिए कि मैं इनका इंप्लीमेंटेशन करूं। सारा काम बही खाते पे कर रहे, कच्चे के अंदर लाला जी बैठे गल्ले पे। गल्ला छोड़ो कैंपेन है लीडरशिप फनल, गल्ला छुड़वा लेता हूं सबका मैं। मेरे लीडरशिप फनल का एक गोल है कि आपकी अगर 100 दिन के लिए किडनैपिंग हो जाए ना, तो भी आपका धंधा पीछे चलता रहे। 100 दिन तक अगर आपके पास मोबाइल ना हो, कहीं ना हो, आपको बंद कर दें कमरे के अंदर, तो भी आपका धंधा पीछे चलता रहे। इतना ऑटोमेटेड होना चाहिए। तो इन्होंने भी यही किया, इन्वेंट्री को एनालाइज करने के टूल्स लगा दिए जो कि ऑटोमेटिकली बताता है कि भाई क्या चीज़ फास्ट मूविंग है, क्या स्लो मूविंग है, क्या नॉन मूविंग है। रियल टाइम डेटा दे रहा है इनको, और डेटा की इंटेलिजेंस से उसका फायदा क्या हुआ, इनका सेल टू वेस्ट रेशियो बेस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि जब ये 50 रुपए का खाना बेचते हैं तो 1 रुपए का खाना वेस्ट होता है, 100 रुपए का खाना बेचते हैं तो 2 रुपए का खाना वेस्ट होता है। ये बेस्ट है पूरे देश के अंदर। 100 रुपए का खाना बेचते हैं, 2 रुपए का खाना वेस्ट होता है। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए का खाना बेचते हैं, 20 रुपए का खाना वेस्ट होता है उनका, 10 रुपए का खाना वेस्ट होता है। कुछ ऐसे भी है 100 रुपए का खाना बेचते हैं, 40 रुपए का खाना वेस्ट होता है। ये 100 रुपए का खाना बेचते हैं, 2 रुपए का खाना वेस्ट होता है। ये वेस्टेज को कंट्रोल करके रखा है, ये बड़ा मुश्किल है। अगर मैं बोलूँ ना कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं आपको हल्दीराम की तरफ से आपको 4 संडे तक छोले भटूरे खिलाऊंगा आपको, है जी, 4 संडे तक छोले भटूरे खिलाऊंगा आपको, फ्री में खिलाऊंगा। आप वीडियो शेयर कर दो। अब भैया आप लग जाओगे शेयर करने के लिए, 4 संडे छोले भटूरे मिलेंगे 1000 रुपए के लिए, 5-5 लोग के 2 नोट के लिए। 5-5 लोग के 2 नोट के लिए सीमित मत रखो। ये वाले अगर नोट्स हल्दीराम पे किसी को मिल जाए तो 5-5 लोग के 2 नोट नहीं, करोड़ों करोड़ों के नोट आदमी कमा पाएगा। इतना कुछ सीख जाएगा इस वीडियो से, है ना। तो इसलिए दम लगा करके शेयर जरूर करो, जिसको फायदा हो सकता है। याद करो किसको फायदा हो सकता है। आप साथ में #विवेक बिंद्रा, #टाइकून्स ऑफ इंडिया जरूर लगा देना, ताकि वो टाइकून्स ऑफ इंडिया के बाकी वीडियो भी देख सकें। और जब भी हमारे किसी की कहानी सुनाते हैं ना, तो हो सकता है आपके दिमाग में कोई और चेहरा भी आता हो, कि ऐसा कोई किस्सा याद आता हो जो आपको याद आता हो कि यार इस आदमी ने भी कमाल किया है। हल्दीराम की स्ट्रैटेजी से आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा नाम आता हो कि भाई जिसने बहुत बड़ा कमाल किया, जिसके ब्रिलियंस से बिलियंस बने हो, कमेंट में बता दो, मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। मैं जिसका आप नाम लिखते हो वीडियो बना ही देता हूँ। हल्दीराम आपने लिखा था, बना रहा हूँ। अगला मैं सोच रहा हूँ एक बड़े हीरो के बारे में, उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले 5वां अध्याय जो मेरा आखिरी अध्याय है, ये एक सेलिब्रेशन ब्रांड बना। सेलिब्रेशन ब्रांड के पीछे इनकी बड़ी अच्छी सोच है। मैं सोच समझाता हूँ, ब्रिलियंस समझाता हूँ। मैं मार्केट लीडर थे, लेकिन इनको एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ाना था। यानी कि एक आदमी आ रहा 1000 रुपए का सामान ले रहा है, एक आदमी आए 5000 रुपए का सामान कैसे ले। 1000 रुपए का खाना खा लेगा, 1500 का खाना खा लेगा, इससे नहीं खा पाएगा। 5000 का 10,000 का सामान कैसे ले। तो अग्रवाल भाइयों ने सोचा कि मिठाई कितनी खा लेगा वो, कस्टमर कितना ही ले लेगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि फ्रेंड्स एंड फैमिली और रिलेटिव्स को भी के लिए भी सामान ले लें, तो मेरा एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ जाएगा। सबका सामान यहीं से लेके जाए। एवरेज इंडियन अपने रिश्तेदारों को मिठाई कब देता है, किसी फेस्टिव सीजन पे देता है, किसी हैप्पी ओकेजन पे देता है। तो ये गिफ्टिंग की पहली चॉइस, बाय डिफॉल्ट पहली चॉइस बनना चाहते थे। दिवाली तो हल्दीराम की सोन पापड़ी के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। सोन पापड़ी की कहानी आप मीम्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, कितने मीम्स देखते हो सोन पापड़ी के। हल्दीराम से तो आ रहे हैं, हल्दीराम ने शुरू किया है अपने आप को गिफ्टिंग ब्रांड बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। हम गिफ्टिंग ब्रांड है। मुकेश अंबानी बेटे की शादी पे हल्दीराम की मिठाइयां बांट रहे हैं, ऐसा अपने आप को इवॉल्व किया। तो हल्दीराम जो कंज्यूमर्स को, हल्दीराम के कंज्यूमर नहीं रखना है, खाली खाने वाला नहीं, हल्दीराम के गिफ्टर बनाना है कि वो हल्दीराम को खाली खाए नहीं, हल्दीराम को गिफ्ट भी करे। 3 काम किए इन्होंने। पहला, अपनी पैकेजिंग को प्रीमियम भी करना शुरू कर दिया कि गिफ्ट देने लायक लगे। कोई गिफ्ट रिसीव करे, अरे कितना सुंदर को बढ़िया सा डब्बा हैम्पर बना के दिया है जी। तो कलरफुल वाइब्रेंट बॉक्स के अंदर आया सुंदर सा हैम्पर, पूरा इसमें टिन विन स्वीट स्नैक सब कुछ पड़ा है। आदमी देख करके लगता है बड़ा गिफ्ट दे के गया भैया, है जी, दे के भाई मिठाई गया है। लेकिन वो देखने में पैकेजिंग ऐसी लगता रहे को बड़ी चीज़ दे के गया भैया, इसको लौटाना पड़ेगा, कुछ इसको भी देना पड़ेगा। लोग लिख लेते हैं बहुत मोटा गिफ्ट दे के गया है। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, इन्होंने क्या किया, एक डब्बे के अंदर एक तरह की मिठाई नहीं, एक डब्बे के अंदर आप 4 तरह की मिठाई ले सकते हो, एक डब्बे के अंदर आप 8 तरह की मिठाई ले सकते हो। ये पहले लोग थे जिन्होंने क्या किया, पार्टीशन करना शुरू किया असॉर्टेड स्वीट्स को, कि एक डब्बे के अंदर 4 तरह की, 6 तरह की, 8 तरह की मिठाई ले जाओ। तीसरी चीज़, इन्होंने प्राइसिंग कैसे कैटेगराइज करी कि अगर कोई आदमी बहुत अमीर नहीं है, या फिर कोई ऐसा आदमी है जिसको अपने वर्कर्स को देना है, तो 70 रुपए की 250 ग्राम सोन पापड़ी के पैकेट देते जाओ 70 रुपए का पैकेट देते जाओ। और कोई पैसे वाला आदमी है, 1 किलो ड्राई फ्रूट का डब्बा 2500 रुपए का देगा। तो हर तरह की रेंज इसने रख ली। अब क्या होगा, अब दिवाली हो, होली हो, राखी हो, नया साल हो, जन्मदिन हो, परिवार में खुशियां हो, रिश्तेदार आए हों, शादी हो रखी हो, कोई फैमिली फंक्शन हो, अब ये सब लोग हल्दीराम का सामान लेने लगे। तो उससे क्या हो गया, जो आदमी पहले आके 1000 रुपए का खाना खाता था, अब वो 10-10 हज़ार रुपए का, 20-20 हज़ार रुपए का सामान लेके जा रहा है। सेलिब्रेशन का ब्रांड बन गया, सेलिब्रेटरी ब्रांड बन गया। इसके पीछे सोच क्या थी, अग्रवाल जी जानते थे कि जब आदमी सेलिब्रेशन के मूड में होता है ज़्यादा खर्चा करता है। जैसे आदमी दारू पीता है, पार्टी करता है, शराब पीता है, पार्टी करता है, क्लब में जाता है, उस समय देखता नहीं कितना बिल आ रहा है। एक आदमी मेरे को मिला, बोला वो बड़ा परेशान था पार्टी में। मैं पूछा क्या हो, तू परेशान क्यों है जी? बोला पार्टी चल रही है इसलिए परेशान हो। परेशान का है भैया, तो पार्टी चल रही है तो सब नाच रहे, तू भी नाच। बोला नहीं, 12,500 रुपये का बिल आ चुका है अब तक,
पार्टी चल रही है, तू परेशान काहे? बोले बिल तो मुझको देना है। नहीं तो क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या बात है, किस खुशी में पार्टी कर रहे हैं? बोले मैंने सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो ठीक है। कितने की बाइक खरीदी? बोले 5,000 रुपए की। अब इधर 5,000 रुपए की बाइक खरीदी, 12,500 रुपए की पार्टी बांट रहा है वहाँ पे, नहीं तो परेशान तो हो ही जाएगा आदमी। इसने कहा कि जब पार्टी का मोड होता है ना, जिस तरह लोग जब लिकर पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, तो उस समय परवाह नहीं करते, पार्टी के मोड में आया है जी, और पार्टी के मोड में तुन तारा नाच रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि पार्टी के मोड में, सेलिब्रेशन के मोड में मुझे घुसना है, मुझे वही काम करना है, मुझे मिठाइयाँ खिलानी है, मुझे इंडियन स्नैक्स खिलाने हैं। और आज देख लो दिवाली में क्या होता है, इनकी सोन पापड़ी जो है ना 2,000 किलो जो बिका करती थी, वो 20 लाख किलो बिकने लग जाती है। 2,000 किलो सोन पापड़ी जो महीने की बिक रही है, वो 20 लाख किलो महीने की बिकती है सोन पापड़ी इनकी। वो क्या, दिवाली, पार्टी, सेलिब्रेशन में हमारा माल बांटो। अब बैसाखी पे 10,000 किलो की मिठाई बिकती है, मुकाबले उसके जब नॉन बैसाखी दिन होता है 350 किलो की मिठाई बिकती है। 30 गुना का जंप है, 350 किलो से 10,000 किलो। फेस्टिव सीजन पे हल्दीराम की सेल ऐसे चढ़ रही होती है, ऐसे चढ़ रही होती है जैसे कोई हिसाब ही नहीं है उसका। देखो कोई विदेशी फूड आउटलेट को पीछे छोड़ करके हल्दीराम आज इंडिया का सेलिब्रिटी फूड जायंट बन चुका है। ये बात प्रूफ है कि सोच और स्ट्रैटेजी लगाई जाए तो 2 पैसे पर किलो में बेचने वाला, भजिया बेचने वाला आदमी, हाँ, भजिया बेचने वाला वो अग्रवाल आदमी है, हाँ, और आज वो 90,000 करोड़ की हलवाई की दुकान बना चुका है। मारवाड़ियों के लिए एक लाइन बड़ी फेमस है, जिधर ना पहुंचे बैलगाड़ी उधर पहुंच जाए मारवाड़ी। इन्होंने साउथ के अंदर छोले भटूरे खिला दिए, नॉर्थ के अंदर इडली सांभर डोसा खिला दिया इन्होंने। प्रीमियम टेस्ट और पैकेजिंग के साथ में इंडिया की प्रायोरिटी बन गए। आप कमेंट बॉक्स में बताओ हल्दीराम की कौन सी आपकी फेवरेट डिश है और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई। वैसे तो मैंने हमेशा वही बनाया जो कमेंट में आपने सजेस्ट किया है, लेकिन इस सीजन का अगला टाइकून आप सबके लिए एक सरप्राइज है। चलो आपको हिंट दे दूं मैं, ये टैलेंट की खान है। कौन है? टैलेंट की खान है, खान फ्रॉम दी एपिग्लोटिस। पहचान लिया तो कमेंट करो किसके ऊपर वीडियो बनने वाला है। देखते हैं आपको कमेंट में पहचान पाते हो कि नहीं पाते हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से मुस्कुराहट के साथ सर झुका के धन्यवाद।